अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चंस को जो 2021 और 2018 में यूकेपीएससी लेक्चर एग्जाम में आपसे पूछे गए। इन क्वेश्चंस को करने का एक फायदा तो ये है, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होते हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो हो सकता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए, और क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं भी होता है उस केस में भी क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोग सीखने वाले हो ये आप अप्लाई कर सकते हो उन क्वेश्चंस में जो आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, इसमें आपको पूछा गया है डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल द कंट्रीब्यूशन ड्यू टू रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टुवर्ड्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से पूछा गया है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताते हैं? यह हमें बताता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन टूवर्ड्स हीट कैपेसिटी। सीवी यहाँ पर जो हमारा निकल के आता है उसकी वैल्यू हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे आता है एन ट्रांसलेशनल, देन R/2 प्लस एन रोटेशनल, अगेन R/2, एन वाइब्रेशनल। और यहाँ पे अगर टेम्परेचर हाई है, एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे जो कंडीशन होती है वाइब्रेशन की, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है R। लो टेम्परेचर पे कंडीशंस बदल जाती हैं फिलहाल, क्योंकि हमसे केवल और केवल रोटेशन के बारे में पूछा गया है। तो रोटेशनल के लिए हम देख रहे हैं जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, R/2। अब एन रोटेशनल की वैल्यू हमें यहाँ पर देखनी है कि एन रोटेशनल की वैल्यू क्या निकल के आएगी। जो हमें गैसियस मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो कैसा है? डाइएटॉमिक है। डाइएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लीनियर होते हैं, और लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए जो रोटेशनल मोशंस हैं वो कितने निकल के आते हैं? 2। ये कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर है तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन हमारे कितने होंगे? 2। तो अगर यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर लें तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? R/2। 2 से 2 कैंसिल। जो रोटेशनल कंट्रीब्यूशन है वो कितना निकल के आ रहा है? वो निकल के आ रहा है R, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे सीवी की वैल्यू पूछी गई होती, सीवी टोटल आपसे पूछा गया होता, उस केस में आप तीनों वैल्यूज को रखते हैं, ट्रांसलेशनल की वैल्यू, रोटेशनल की वैल्यू और वाइब्रेशनल की वैल्यू। उससे आपका सीवी टोटल यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था केवल और केवल कंट्रीब्यूशन ड्यू टू रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टुवर्ड्स हीट कैपेसिटी, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R कैलोरीज पर डिग्री पर मोल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 10 moles of an ideal gas expand reversibly from a volume of 6 dm cube to 60 dm cube at 27 डिग्री सेल्सियस। आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ पे टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका वेरी कर रहा है। तो डेल्टा एस के लिए जो रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम की जो वैल्यू निकल के आएगी, वहां से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो डेल्टा एस इक्वल टू हमें देखने को मिलता है N/ln V2/V1। अब इस इक्वेशन से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमारे पास सारी वैल्यूज यहाँ पर है। डेल्टा एस इक्वल टू एन की जो वैल्यू है ये कितनी निकल के आ रही है? 10 मोल्स हमें दिए हुए हैं। आर की वैल्यू हमें दे रखी है 8.314, हमें रखनी है। एल एन को हम कन्वर्ट कर लेंगे नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में। V2 हमारे पास है 10, V1 हमारे पास में 6, सॉरी, V2 हमारे पास में 60 और V1 की वैल्यू है 6। सॉल्व करने पे ये आ जाएगा log 10। log 10 की जो वैल्यू होती है कितनी निकल के आती है? log 10 की वैल्यू निकल के आती है 1। यहाँ पे जब हमने इसे नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में कन्वर्ट किया तो एक और फैक्टर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो है 2.303। जब भी नेचुरल लॉग कॉमन लॉग में कन्वर्ट होते हैं तो 2.303 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ओवरऑल इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करें तो 10 और 8.314 को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 83.14 इंटू 2.303। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये वाला जो पूरा फैक्टर है इसको हम यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे। 83.14 इंटू 2.3 मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो लगभग आपकी कितनी निकल के आएगी? 191.47। क्योंकि बाकी जो वैल्यूज हैं ये काफी छोटी वैल्यूज हैं। 83 को अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमारी 100 कितनी हो जाती है? 66। और ए, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिल रही है? वैल्यूज 100 से कम। इसलिए ऑप्शन नंबर बी है, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना ही एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको अपना टाइम भी बचाना होता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर जितना कम आप सॉल्व करो, और अगर वहां पे कम सॉल्व करके आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं तो वहीं पर अपने क्वेश्चन को रोक दो।
अदरवाइज हम अगर पॉइंट में आंसर निकालने की कोशिश करें, हर एक पॉइंट को यहाँ पर जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि हमारा आंसर बी ही निकलेगा, वो फ्रूटफुल नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बाद में अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन जब एग्जाम आपके सामने है तो उस केस में आपको केवल और केवल ये सोचना है कि कितना जल्दी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कितना जल्दी हम इस ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 127 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस? यहाँ पर जो सोर्स का टेम्परेचर है वो आपको दिया है 127, सिंक का टेम्परेचर दिया है 27, एफिशिएंसी आपसे पूछी गई है, इजी क्वेश्चन है। एफिशिएंसी इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है टी एच माइनस टी सी डिवाइडेड बाय टी एच इंटू 100, क्योंकि परसेंट में पूछा गया इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 100 भी कर देंगे। जो भी वैल्यूज आप टेम्परेचर की लोगे वो आपको केल्विन में लेनी है। टी एच की वैल्यू 127 में आप 273 ऐड करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 400। टीसी की वैल्यू 27 से बन जाएगा 300 केल्विन डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100। सॉल्व करने पर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, देन 400 माइनस 300, 100 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25%। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है द इंक्रीज इन एंट्रोपी इन द इवेपोरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू आपको दी हुई है 2259.4 जूल पर ग्राम। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जब H2O लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैसियस फॉर्म में, तो यहाँ पे डेल्टा एस में कितना इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। डेल्टा एस की जो वैल्यू होती है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई टी। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन आपको दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है जूल पर ग्राम में, और आपको जो आंसर रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है जूल पर मोल में। तो क्या करोगे, इसे कन्वर्ट करोगे पर ग्राम से पर मोल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आपको 18 से इसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और टी की जो वैल्यू है इसे हम रखेंगे, यहाँ डिग्री सेल्सियस में दी हुई है, इसे हम यहाँ पे केल्विन में रखेंगे। तो सॉल्व करने पे आपको जो आंसर यहाँ पे मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका निकल के आएगा। क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्लोज है, इसलिए पूरा इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज। यहाँ क्या पूछा गया, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे। इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है 3/2 आर इंटू टी। आर की वैल्यू आपको दे रखी है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना है, एंड उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है क्वेश्चन का आंसर आपका क्या निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। स्पॉन्टेनिटी की जो कंडीशन होती है वो है डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो। डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा जी है ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, ये हम कैसे चेक करेंगे। डेल्टा जी इक्वल टू हमारे पास है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे अगर डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका सीधा सा मतलब है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। डेल्टा एस भी ग्रेटर देन जीरो है तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव। अब टेम्परेचर की जो कंडीशन है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो, काफी ज्यादा हो, हाई टेम्परेचर है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि आगे से नेगेटिव का साइन है। ये पॉजिटिव है, टेम्परेचर आपको पॉजिटिव ही लेना है, डेल्टा एस पहले से ही पॉजिटिव है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और टेम्परेचर की वैल्यू अगर ज्यादा आ गई, हाई टेम्परेचर होगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर आ जाएगी, किससे, डेल्टा एच से। और ग्रेटर नंबर नेगेटिव में है, और इसके बाद इसमें से अगर हम क्या करते हैं, स्मॉलर को माइनस करेंगे, तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। इसलिए ऑप्शन ए स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन को दिखा सकता है हाई टेम्परेचर पे। सेकेंड वाले में क्या है, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो। अगर डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा एस लेस देन जीरो, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही, नेगेटिव। आगे से किसका साइन है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। अब टेम्परेचर की वैल्यू चाहे लो रहे चाहे हाई रहे, बट ओवरऑल ये रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब है डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, और ये स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन नहीं होती है। जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती है। ये ऑप्शन नंबर बी में हमें देखने को मिल रहा है। Question number 7. If delta G naught is zero for a reaction, then which of the following relation is correct? तो डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू होती है
ये है माइनस एन आर टी एल एन के। अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो निकल के आ रही है तो इसका सीधा सा मतलब है यहाँ पर जो के की वैल्यू है ये कितनी रही होगी, वन। क्योंकि अगर के की वैल्यू वन होगी तो लॉग वन की वैल्यू होती है जीरो। जैसे ही लॉग वन की वैल्यू जीरो होगी पूरा टर्म आपका क्या बन जाएगा, जीरो। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था कि अगर डेल्टा जी नॉट आपके पास में क्या है, जीरो है, तो उस केस में इसमें से कौन सा रिलेशन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना, इसमें से ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वन, ये रिलेशन आपका क्या है, करेक्ट रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में जहां भी आपको डेल्टा का साइन दिखेगा ये सारे के सारे क्या होंगे, स्टेट फंक्शंस होंगे। और जिनके आगे आपको डेल्टा का साइन नहीं दिखेगा ये सब क्या होंगे, पाथ फंक्शंस होंगे। तो एंथैल्पी डेल्टा एच हम लोग लिखते हैं, टेम्परेचर डेल्टा टी हम लोग लिखते हैं, एंट्रोपी डेल्टा एस हम लोग लिखते हैं, बट वर्क डन में कभी भी हम लोग डेल्टा का साइन यूज नहीं करते। ये बस याद रखने के लिए। ऑल्दो जो इसका सही मीनिंग है स्टेट फंक्शन, वो फंक्शंस होते हैं जो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। जो पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करते, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। तो वर्क क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। आप पाथ चेंज करोगे तो वर्क बदल जाएगा, इसलिए इट इज अ पाथ फंक्शन नॉट अ स्टेट फंक्शन। Question number 9. When an ideal gas expands from 6 liter to 14 liter against fixed pressure of 0.30 atm, the work involved is, आपको बताना है इसमें जब एक्सपेंशन हो रहा है 6 लीटर से 14 लीटर अगेंस्ट अ फिक्स्ड प्रेशर ऑफ 0.30 atm, उस केस में कितना वर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी, पी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.30। डेल्टा वी की अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू देखें तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 14 - 6। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 0.3 इंटू एट, विच इज 2.4। अब ये 2.4 आपको जो मिल रहा है ये वैल्यू मिल रही है एटीएम लीटर में, और आपको इसे कन्वर्ट करना है किसमें, एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करना है। अब एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 101.325। 2.4 को अगर हम 101.325 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर हमारा निकलेगा वो किस में निकल के आएगा, वो निकल के आएगा जूल में। पहले ही जो आंसर निकल के आ रहा था ये एटीएम लीटर में निकल के आ रहा था, और आगे से हमारे यहाँ पे क्या साइन यूज करना है, हमें माइनस का साइन यूज करना है। तो जितने हमारे पास पॉजिटिव वाले हैं ये ऑप्शन तो हमारे वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं। इन दोनों में से एक आंसर क्या होगा, सही होगा। तो 2.4 से अगर आप 101 को मल्टीप्लाई करोगे, 2.4 से 100 को भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो आंसर आपका 240 आएगा। यहाँ पे 101 है तो जाहिर सी बात है वैल्यू आपकी 243.33 यहाँ पे निकल के आने वाली है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, -243.33 जूल। क्वेश्चन नंबर 10, द इंक्रीज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट टू वाटर। और आपको दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरीज पर ग्राम। ये क्वेश्चन भी पहले मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन ये आपको निकालना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 80 कैलोरीज पर ग्राम। मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 18 से इसे मल्टीप्लाई करोगे। जो आंसर आपका निकल के आएगा वो आंसर है 18 इंटू एट होता है 1440। अब ये वैल्यू आपकी आ गई कैलोरीज पर मोल में। डेल्टा एस आप इजीली निकाल सकते हो, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच एफ डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी। डेल्टा एच एफ की वैल्यू आपकी आ रही है 1440 कैलोरीज पर मोल, और टेम्परेचर आपका है 273। 0 डिग्री सेल्सियस दिया तो 273 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगी। क्यों आएगी 5 में, क्योंकि ये 273 है, 1440 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। बाकी ऑप्शन बी और डी आप देख रहे हो कैलोरीज पर ग्राम पर केल्विन में है, तो यहाँ पर ग्राम में आपके पास ऑप्शन है, ये दोनों वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। सी वाली जो वैल्यू है ये 2.6 है, कोई चांस नहीं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा रिलेशन गलत है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला है के पी इक्वल टू के एक्स पी टू द पावर डेल्टा एन, सही रिलेशन है, कुछ भी इसमें गलती नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के पी, ये भी हमने देखा था। देन एस इक्वल टू के एल एन, यहाँ पे डब्ल्यू, दिस इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ये सही रिलेशन है। ऑप्शन नंबर डी में सीपी इक्वल टू लिखा हुआ है डेली अपॉन डेल्टी, ये रिलेशन क्या है आपका, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि सीपी की जो वैल्यू होती है ये होती है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी। यहाँ पे ई नहीं रहेगा, इसकी जगह पे आएगा एच। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर द इक्विलिब्रियम सॉलिड लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, या फिर डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो।
आपको पूछा गया है कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में कौन सी वैल्यू यहाँ पे आपको जीरो देखने को मिलेगी, कौन सी वैल्यू के लिए आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इस केस में अगर हम देखें इक्विलिब्रियम के अंदर जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है ये जीरो निकल के आती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, द हीट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 C2H6 C4H10 are -74.8, -84.7 and -126.1 kilojoule per mole respectively. The correct order of their efficiency as fuel would be, आपको बताना है कि इनकी एफिशिएंसी किस ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगी। इस क्वेश्चन के लिए एक सिंपल सी ट्रिक हमें याद रखनी है। जैसे जैसे एल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये बेस्ड ऑन है किसके, कैलोरीफिक वैल्यूज पर ग्राम। जो कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम हम बात करते हैं वो डिक्रीज हो जाती है मॉलिक्यूलर मास के साथ में। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी, वैसे वैसे कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, और एफिशिएंसी में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट। तो ये 13 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। ये क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए, इजी क्वेश्चन थे। हो सकता है इस बार इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बने, बट परेशान नहीं होने, जो भी क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें जो बेसिक थीम है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होने वाले। तो पूरा फोकस बना के थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं इजी आते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो इजीली आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू।